So we will move on to the next topic of this series, जिसमें हमने पहली सीरीज में some basic concepts of chemistry पे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। ऐसे ही हम इन दो टॉपिक्स पर आई हैव क्लब्ड देम टुगेदर और इन पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम पीरियोडिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो इफ वी पे अटेंशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज imagine that modern periodic table consists of 8 periods, and if there are 3 possible values of a spin quantum number, then maximum number of electrons in the 8th period of the long form of periodic table will be। तो उसने हाइपोथेटिकली आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसने यहाँ पर 8th पीरियड डिफाइन कर दिया है और ये भी बोला है कि यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 3 वैल्यूज हो सकती है। दैट मीन्स एक ऑर्बिटल में आप इस बार 2 नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। सो इफ somehow we find out the total number of orbitals जो आपके प्रेजेंट होंगे 8th पीरियड की, अगर हम बात करें वो हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। नाउ इफ यू रिकॉल योर पीरियोडिक टेबल, तो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो जो ग्रुप 1 होता है उसमें आप जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, मान लीजिए आप 2s से 3s में जा रहे हैं, मतलब सेकेंड पीरियड से जब आप थर्ड पीरियड में जाते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन आप किस में ऐड करते हैं, 3s में। जैसे ही आप फिर अगले पीरियड में जाते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन आप कहां ऐड करते हैं, 4s में। ऐसे ही 5s में, 6s में, 7s में, इस तरह आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हुए आते हैं और जब मूव करते हैं नेक्स्ट रो में तो आप s में फिल कर रहे होते हैं। तो यहां पर हम उसी लॉजिक को यूज करने जा रहे हैं। तो 8 पीरियड की बात कर रहा है, तो दैट मींस हमारा पहला इलेक्ट्रॉन जो 8 पीरियड में जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इन 8s, और हम 9s में जाने से पहले, क्योंकि अगला जब आप 9th रो की बात करेंगे, 9th पीरियड की बात करेंगे, तो आप 9s में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। दैट मींस एज पर द एनर्जी लेवल, एनर्जी का जो ऑर्डर होगा 8s से 9s के बीच में जितनी भी आपकी सबशेल्स आ रही हों और उसके अंदर जितने ऑर्बिटल्स आ रहे होंगे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई देम बाय 3, तो हमें पता चल जाएगा कि 8th रो में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। सो लेट अस टेक हेल्प ऑफ द डायग्राम जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये डायग्राम इस तरह, दो मैं उल्टा बना रहा हूं बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1s, 2s, 3s, 4s, देन वी हैव 5s, 6s, 7s, 8s एंड देन वी हैव 9s। तो हमें 9th वाले रो में नहीं जाना है, उससे पहले सारे सबशेल्स को ऑब्जर्व करना है। 2p आपका आ जाएगा, देन वी हैव 3p, फिर वी हैव 4p, 5p, 6p, 7p, 8p और इस तरह 9p हो जाएगा। नाउ d विल बी फ्रॉम थर्ड शेल, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d एंड सिमिलरली 8d। अब f आपका 4f, 5f, 6f, 7f और इसी तरह आगे चला जाएगा। अब यहां पर हमें g को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, 8 पीरियड। तो जनरली इस क्वेश्चन में लोगों से ये एरर हो सकती है कि वो g को इनकॉर्पोरेट ना करें, क्योंकि अब 8 पीरियड की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि g भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो लेट अस मेंशन दैट एज वेल। तो 4f, तो g आपका कहां से आएगा, 5g, 6g, इसी तरह आप आगे भी लिख सकते हैं। एंड वी नो दिस थिंग वेरी वेल कि हमें जब एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करना होता है तो वी गो लाइक दिस, इस तरह हम कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने डायग्राम उल्टा बनाया है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज द सेम थिंग। आप जो डायग्राम जिस तरह बनाते हैं उसी तरह ऑब्जर्व कर लेंगे। लॉजिक सिंपल है कि 9s में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है। क्यों? जैसे ही आप 9s में इलेक्ट्रॉन डालेंगे आप एक्चुअली में किस रो में चले जाएंगे, 9th रो में चले जाएंगे, 9th पीरियड में चले जाएंगे। सो ही इज टॉकिंग अबाउट 8th पीरियड। तो हमें पता है इस तरह 1s, फिर 2s होगा, फिर हम नीचे जाएंगे, 2p की एनर्जी आएगी, फिर 3s आएगा, 3p की एनर्जी आएगी, फिर 4s आएगा, फिर 3d, 4p, 5s, इस तरह जाता है। तो अब 8 से अगर हम 8s में पहला इलेक्ट्रॉन डालना है तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में डालेंगे, 5g में। सो लेट अस मेंशन दिस। आपने 8th रो में सबसे पहला 8s में डाला, 8s के बाद आपका आ जाएगा 5g, 5g के बाद आपका आ जाएगा 6f और फिर आ जाएगा आपका 7d और फिर आ जाएगा आपका 8p। तो ये हो गया, 9s पे अब हम नहीं जाएंगे। तो ये हमने अरेंज कर लिया एज पर द एनर्जी ऑर्डर। तो आपको पता है s में आपका कितना
2 की जगह इस बार कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 3 जाएंगे, या हम निकाल लेते हैं कितने ऑर्बिटल हैं, उसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां तो 1 ही की बात होगी। आपको पता है जी में आपका 9 हो जाएगा, 2 का डिफरेंस आता चला जाता है। तो पी में यहां से मैं लिखूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, ये 3 हो गया। डी में आपको पता है यू हैव 5 ऑर्बिटल, सो पी हैज 3 ऑर्बिटल, डी हैज 5 ऑर्बिटल। एफ की अगर हम बात करेंगे तो 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे, जी की अगर हम बात करेंगे तो 9 ऑर्बिटल आ जाएंगे। ये हमें कैसे पता चलता है, जो हमारी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं एम एल की माइनस एल से प्लस एल, उसके बेसिस पे पता चल जाता है। तो उसमें तो हमने कोई चेंजेस किए नहीं है। तो एम एल की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल, आप देखिए जैसे पी की अगर हम बात करेंगे तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी 1, तो 0 + 1 - 1 ये हो जाएंगी आपकी वैल्यूज, तो 3 आएगा। ऐसे ही इसके 2 के लिए देखेंगे तो +-2 +-1 और फिर 0 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी 3 के लिए आप चेक कर सकते हैं, ऐसे ही आप और 4 के लिए, किसी और चीज के लिए भी चेक कर सकते हैं। सो टोटल नंबर अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो कितने हो गए, 10, 17, 20, 25। सो वी हैव 25 ऑर्बिटल्स विद अस, और इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल हैव हाउ मच, 75 इलेक्ट्रॉन्स। और हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, दैट मीन्स आपके कितने एलिमेंट्स वहां पर आ जाएंगे, 75 एलिमेंट्स। और वो भी इसलिए आ रहे हैं 75 एलिमेंट्स क्योंकि उसने बोल दिया है कि यहां पर स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअली में कितनी है, 3। अगर हम 2 ही रखते तो उस केस में इट वुड हैव बीन हाउ मच, 2 से मल्टीप्लाई होता, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आ गया हो कैसे हमने निकाला है। देयर मे बी अदर मेथड्स एज वेल, बट यहां पे मैं लॉजिक आपको बताना चाहता था कि जब हम पीरियड चेंज करते हैं तो आप किस तरह वहां पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन एनर्जीज ऑफ हीलियम आर 24.6 eV। तो आपको पता है हाउ डू वी डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, डिफाइन करा जाता है amount of energy needed to convert 1 mole of an isolated gaseous atom into its isolated gaseous cation। अगर हम सिर्फ IE1 की बात कर रहे हैं। if we talk about second ionization energy तो फिर M+ गैस से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल करके M+2 गैस में चेंज करेंगे, तो उसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इसी तरह डिफाइन होती। नाउ इफ यू पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन, तो पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको हम मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी यहां पे सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, इसको करेक्ट करें, सेकेंड नहीं है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ हीलियम आर 24.6 eV। तो उसने आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है हीलियम की, विच मीन्स हीलियम गैस एक्चुअली में चेंज कर रहा है किसमें, He+ गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको दिया हुआ है कि इसकी IE1 या सिर्फ IE भी बोलेंगे तो चलेगा, दैट इज 24.6 eV। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉट गिवन टू अस। हाउ मच एनर्जी वुड बी गिवन आउट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। ध्यान रखिए आपको गैसियस स्टेट लेके चलना है। दिस इज हाउ द आयनाइजेशन एनर्जीज या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आपकी डिफाइन होती है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच एनर्जी वुड बी गिवन आउट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम फ्रॉम He2+। तो वो बात कर रहा है कि He2+, हीलियम में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हीलियम एटम फ्रॉम He2+, और उसको कंबाइन कर रहा है किससे, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एंड यू गेट व्हाट, हीलियम गैस। अब एट फर्स्ट इट अपीयर्स कि इस क्वेश्चन में जो आपका डाटा है दैट इज इनकम्प्लीट, ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा बस ऑब्जर्व करने की जरूरत है। बस यही इस क्वेश्चन की अच्छी बात है जिसको आपको नोटिस करना है, वरना ये क्वेश्चन इजी है। सो यू नीड टू फाइंड आउट, सिंस ही हैज गिवन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बट अगर हम यहाँ पे He2+ की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द अप्रोच फॉर अस, कहीं से हमें हीलियम 2+ बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की भी बात करनी पड़ेगी। He+ गैस चेंजेस इनटू He+2 गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ प्रॉब्लम इज दिस कि अगर हमें कहीं से ये चीज पता चल जाए तो हम बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें He2+ भी दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन भी दिख जाएंगे, मतलब हम इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे दिस विल गेट कैंसल्ड, और हमें इसकी जस्ट रिवर्स इक्वेशन मिल जाएगी। तो कहीं से अगर हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पता चल जाए तो अब हम ये कैसे पता लगाएंगे, वो पता लगेगा, यही इसका अच्छा पॉइंट है। He+ एक 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है,
और 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए हमें पता है बोहर्स थ्योरी हम यूज कर सकते हैं, विच इज E is actually equal to -13.6 Z square by N square EV. ये हम ऑलरेडी जानते हैं, N हो गया nth ऑर्बिट. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिमूविंग another इलेक्ट्रॉन फ्रॉम He+, तो आपको पता है कि हीलियम में जो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट n इक्वल टू 1 में प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट, और वैसे भी ग्राउंड स्टेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वहीं से निकाल रहे हैं. तो अब जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे हीलियम से तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन जाएगा. तो ये क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी, तो हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं. क्या एनर्जी होगी He+ की? तो He+ की एनर्जी यहां से हमें पता चल जाएगी इलेक्ट्रॉन की, विच इज -13.6. Z की वैल्यू डालेंगे 2 आ जाएगा स्क्वायर, और N तो आप 1 ही डालेंगे क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने जा रहे हैं, N इक्वल टू 1 से. सो फ्रॉम हेयर वी कैन mention this will become -13.6 into 4 EV. ये हमारे पास आ गया. तो ये डेटा अब हमें पता चल गया. इतनी एनर्जी अगर हम पॉजिटिव में ऐड कर देंगे तो उसी को हम क्या बोल देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+, या हम कह सकते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम. तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 एंड 2.4, तो दिस विल बिकम 54.4 EV. ये देखिए हमें यहां पर पता चल गया है. तो ये यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना था, इस बात को यहां पर ऑब्जर्व करना था. अब आपको पता है उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड कर दें यहां पर, तो आपका जो ये आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो भी ऐड हो जाएंगी, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, He चेंजेस इनटू He2+. मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, He गैस चेंजेस इनटू He2+ गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये आ गया, और उसने जस्ट इसका उल्टा पूछा है. तो व्हेन यू ऐड देम अप ये बन जाएगा आपका दिस विल, ये 1 बन गया एंड 8, और ये हो गया 7, 79 EV आपका बन जाएगा. तो फॉर दिस वी कैन राइट कि इसके लिए 79 EV की एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी. तो इसका आंसर जो हो जाएगा इट इज जस्ट रिवर्स, तो इट विल बी -79 EV. So I hope this is clear. Please check my calculations. If they are wrong, please ignore it. मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, मेरे हिसाब से सही है. 13,452 होगा एंड 2.4 होगा, तो दैट विल मेक इट अप 54.4, एंड ये 24.6 EV आपको दिया हुआ था. इफ यू एड इट अप, यहाँ से 1 आ जाएगा, 8 and 7, so 78 plus 1 79. So this is how we will solve the question. तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपको यूज करनी थी, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब मैंने दोनों टॉपिक को क्लब करके एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाया, ट्रिकी सा क्वेश्चन बनाया हुआ है. प्लीज इग्नोर दिस, ये आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको दी हुई थी हीलियम की, विच इज हाउ मच, 24.6 EV. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, देखते हैं उसे. तो उसने दिया हुआ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द मिनिमम अमाउंट, डेफिनेशन उसने मेंशन करी ऑफ एनर्जी नीडेड टू, ठीक है. EV पर एटम, जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो की आपकी एनर्जी की छोटी यूनिट होती है, तो पर एटम की वहां पर बात करते हैं, वी यूज दिस. और फिर जब मोल की बात करते हैं तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बड़ी यूनिट आ जाएगी, किलो जूल में आ जाएगा. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू नीडेड टू रिमूव, ये सब हमें पता है, I2 I3 किस तरह हम डिफाइन करते हैं. और फिर उसने बोला है कि द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ I1 I2 हेल्प्स टू डिटरमाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, या उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में हमें हेल्प मिलती है. तो ये डेटा हमारे पास मेंशन है, कुछ एलिमेंट्स हैं PQRS, एंड दे हैव गिवन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आपके सामने लिखी हुई है सबकी. और इसमें अगर हम नोटिस करें तो Q एक ऐसा एलिमेंट है अमंग PQRS जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है. तो इसका मतलब ये पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करना चाहेगा, लूज कर देगा, एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स विच आर P, R और S. तो जरूर ये आपका ऐसा एलिमेंट होगा जिसका एक बार जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके बाद ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा होगा. और यहां से आप जंप भी देख सकते हैं, अच्छी खासी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जरूर उसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, इसीलिए देखिए अगला इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है. सो लुकिंग एट द डेटा वी नोटिस क्या कि Q के लिए तो ये हो गया कि ये बड़े आसानी से +1 में चला जाएगा. नाउ इफ यू पे अटेंशन टू अदर इंफॉर्मेशन, जैसे RS की बात करें तो RS में यहां पे कोई बड़ा जंप नहीं मिल रहा है, बट यहां पे अगर आप नोटिस करें तो यहां पे आपको काफी बड़ा जंप मिल रहा है. देख सकते हैं 347 से 1850 और 530 से 2050.
और इनकी एनर्जीज जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बट इतना भी नहीं है कि हम ये बोल सकें कि भाई इसमें 176 296 में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होना चाहिए कि जो आर और एस होंगे ये सेम ग्रुप के ही एलिमेंट होने चाहिए। इट अपीयर्स ऐसा, क्योंकि फर्स्ट आयनेशन और सेकंड आयनेशन एनर्जी में बहुत गैप नहीं आ रहा है इनके, राइट। थर्ड में भी आप देख सकते हैं, बट सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये ऐसे लोग होंगे जो चाह रहे होंगे, सेम ग्रुप के होंगे जो चाह रहे होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें। पी से भी कुछ कुछ ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। 497 से 947 और 1500 मैंने आइडिया आपको दे दिया कैसे जज करना है। नाउ लेट अस लुक इनटू द क्वेश्चंस। उसने क्या पूछे हैं आपसे, फिर हम इन डेटा को देखेंगे। विच ऑफ द एलिमेंट एक्स कैन मेक mx टाइप कंपाउंड। तो देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्स को वो बोल रहा है हेलोजन है एंड m इज द एल्कली मेटल। तो अभी अभी वी डिड डिस्कशन कि अगर इफ वी पे अटेंशन टू द इंफॉर्मेशन फॉर q तो वो हमें समझ में आ रहा है कि q ही होगा जो mx के फॉर्म में जाना चाहेगा। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल बी q। तो ऑब्जर्व करना था इसमें इंफॉर्मेशन को। नाउ दे हैव आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी। तो आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहा है एंड वी नो दिस थिंग वेरी वेल कि जिसमें चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उसका सॉल्वेशन या हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे वाटर में आपने मान लीजिए Li प्लस डाला हुआ है और Na प्लस डाला हुआ है, तो Li प्लस का सॉल्वेशन काफी होगा क्योंकि चार्ज तो दोनों में सेम है +1 बट आपको पता है लिथियम का साइज छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी चार्ज डिवाइडेड बाई साइज की जब हम बात करेंगे तो लिथियम में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि साइज छोटा है। तो जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो अपोजिटली चार्ज बॉडी को, जो कि वाटर है, वाटर की अगर हम बात करें क्योंकि इसने एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वाटर अगर होगा तो वो क्या करेगा, उसको अच्छे से सॉल्वेट करेगा, चारों तरफ से घेर लेगा, अपोजिटली चार्ज बॉडी को उतना अट्रैक्ट करेगा। जब घेर लेगा, सॉल्वेशन हो जाएगा या हाइड्रेशन हो जाएगा इन केस ऑफ वाटर, तो उस आयन की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी लॉजिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पे हमें मोबिलिटी की बात करनी है, दैट मींस वी नीड टू फाइंड आउट द चार्ज डेंसिटी। नाउ इफ यू पे अटेंशन टू द ऑप्शंस, सब पे +2 का चार्ज दिया हुआ है एंड इनफैक्ट आप देखिए आर और एस उसने दिए हुए और हमने जज भी करा था कि ये दोनों क्या 2 इलेक्ट्रॉन तो बड़े प्यार से लूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपका एक बड़ा जंप आ रहा है, तो ये ग्रुप 2 के होने चाहिए। +2 शो कर रहे हैं ये स्टेट, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हमें साइज की बात करनी है, तो आर और एस को अपडेट इंफॉर्मेशन को हम कंपेयर करते हैं। तो इफ यू पे अटेंशन, आर की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो कम है एस से। ऐसे ही सेकेंड आयनेशन एनर्जी भी जो आर की है वो एस से कम है। इसका मतलब एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और अगर एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो एस का साइज जरूर क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां से हमने ये जज कर लिया, भाई साइज छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पकड़ में अच्छे से होगा, तो उसको निकालना मुश्किल होगा। तो हम ये बात मेंशन कर सकते हैं क्या कि एस का जो साइज है वो आर से छोटा है। सो व्हाट वी कैन राइट, रेडियाई ऑफ S2+ will be less than radii of R2+। I hope फिर से आप इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करिए, आयनाइजेशन एनर्जी इनके लिए ज्यादा है, एस के लिए फर्स्ट और सेकंड, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि साइज छोटा होगा। तो हमने रेडियाई तो यहां से जज कर लिया, चार्ज दोनों पे +2 का है, वो भी हमने पहले ही जज कर लिया था बाय लुकिंग एट द इंफॉर्मेशन। तो अब हम चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डी स्टैंड्स फॉर व्हाट, चार्ज डेंसिटी। तो +2 है तो डेंसिटी ऑफ S2+ विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ R2+। और अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई तो सॉल्वेशन किसका ज्यादा होगा, तो उसको भी मैं मेंशन कर रहा हूं, एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, वाटर के केस में उसे हम हाइड्रेशन भी बोलते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन भी किसका ज्यादा होगा, S2+ का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू R2+। अब S2+ का ज्यादा है तो मोबिलिटी की जब हम बात करेंगे, आयनिक मोबिलिटी किसके लिए मूव करना ज्यादा आसान होगा, जिसको ज्यादा लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है। तो S2+ के लिए मूव करना मुश्किल होगा क्योंकि उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स ने उनको अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, राइट। सो व्हाट वी कैन से, इट विल बी जस्ट ऑपोजिट।
सॉल्वेशन इसका ज़्यादा है, इसको ज़्यादा लोगों ने वाटर ने अच्छे से सॉल्वेट करके रखा हुआ है, इसको कम सॉल्वेट करके रखा हुआ है। इसका मूवमेंट टफ होगा क्योंकि वाटर उसे अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका मूवमेंट ईजी होगा। सो व्हाट वी कैन से कि ये हो जाएगा R2 प्लस एंड S2 प्लस। तो ये इसके बेसिस पे अगर हम जाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो आपको यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना था। तो इस तरह हम आयनाइजेशन एनर्जी के डेटा को ऑब्जर्व करके वी कैन जज मेनी प्रॉपर्टीज, किस तरह वो बिहेव करेगा। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, आपको ऑब्जर्व करना था इसमें, बट एक बार आप समझ गए तो बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन साइकिल इफ पी एंड क्यू, तो यहाँ पर एक आपको ये डायग्राम दिया हुआ है डराने के लिए। तो इफ P and Q are magnitude of hydrogen energies, this is hydration energy. So we have यहाँ पे hydration हो रहा है, it is mentioned here, hydration energy per mole of A3 plus and B2 minus ions respectively. तो उसने आपको P और Q दिया हुआ है, तो let's write it here. आपको ये दिया है A3 प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब इसका हाइड्रेशन होगा तो किस फॉर्म में जाएगा, एक्वस स्टेट में जाएगा, तो A3 प्लस एक्वस। और इसके लिए उसने बोला है कि हाइड्रेशन एनर्जी पर मोल क्या है, आपकी P है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। सिमिलरली इफ वी पे अटेंशन टू B2 माइनस गैस, तो वो किस में जा रहा है, B2 प्लस एक्वस में। और इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी आपको कितनी दी हुई है, Q पर मोल है, ये आप यहां पर देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो जब हाइड्रेशन वैसे होता है तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। जब भी किसी तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ध्यान रखिएगा एनर्जी रिलीज होगी। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, देन द वैल्यू ऑफ P प्लस 3/2Q विल बी कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H, हाइड्रेशन इसने दिया, एंड Le इज द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। नाउ हाउ वी विल डिफाइन द हाइड्रेशन एनर्जी फॉर द कंपाउंड, उसको हमें देखना है। लैटिस एनर्जी हमें पता ही है, तो लैटिस एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं A2B3 सॉलिड। लैटिस एनर्जी डिफाइंड होती है कि आपने इसको किस में तोड़ा हुआ है, उसी के करस्पॉन्डिंग आयोन्स में। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A3 प्लस प्लस 3 टाइम्स ऑफ फिजिकल स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने मिस करी है, गैस और गैस। सो दिस इज लैटिस एनर्जी। तो ये आपका लैटिस एनर्जी आ गया। अब इसके बाद अगला डेटा और देख लेते हैं, और क्या दिया हुआ है, डेल्टा H हाइड्रेशन। ठीक है, आपको लेके चलना है। और एक डेटा ये आपको दिया है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मेंशन करा हुआ है A2B3 सॉलिड का, तो उसको भी मेंशन कर लेते हैं। सो A2B3 सॉलिड चेंजेस इनटू ट्वाइस A3 प्लस एक्वस प्लस 3 टाइम्स ऑफ B टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्वस। इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं डेल्टा H सॉल्यूशन। सो इट विल बी लाइक दिस, इस तरह डिफाइन करेंगे। अब उसने P प्लस 3/2Q की वैल्यू पूछी है आपसे। तो इफ यू पे अटेंशन हियर, देखिए P और Q के टर्म्स में, यहां गैस है, यहां एक्वस है, यहां गैस है, यहां एक्वस है। तो इसका मतलब हमें गैस और एक्वस को कोरिलेट करना है। तो अगर हम इसको रिवर्ट करें और इसके साथ ऐड कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, जरा ध्यान दीजिए। ट्वाइस A3 प्लस गैस प्लस 3 टाइम्स ऑफ B2 माइनस गैस changes into 2 times of A3 plus aqueous plus 3 times of B2 minus aqueous। और जब हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो ये माइनस LE हो जाएगा और वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का जो एनर्जी चेंज होगा वो हो जाएगा डेल्टा H सॉल्यूशन माइनस LE, लैटिस एनर्जी। ये हमने मेंशन कर लिया यहां पर। अब इसको ऑब्जर्व करिए, ये अगर हमें चाहिए, ये इक्वेशन अगर चाहिए, दैट मींस वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। और ये अगर हमें चाहिए, इस 3 चाहिए, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो वहां पर क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा और 3q हो जाएगा। तो ये 2p हो जाएगा, यहां पे मेंशन करा है, और ये हो जाएगा 3q। और फिर हम जब इसे ऐड कर देंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा S सॉल्यूशन माइनस लैटिस एनर्जी विल बी इक्वल टू 2p प्लस 3q। इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। आई होप कोई बुराई नहीं है, इसमें समझ में आ गया होगा यहां पर। तो मैंने सीधे लिख दिया है। ये चीज कैसे आएगी, इसको ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 2p प्लस 3q। बस
यहां पर अब उसने क्वेश्चन में पूछा है p+3/2q की वैल्यू, दैट मीन्स वी नीड टू डिवाइड इट बाई 2. सो वंस वी डिवाइडेड बाई 2 व्हाट विल हैपन, p+3q/2 जब आप करेंगे तो ये चीज भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगी. सो ये आपका आंसर हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा एच सॉल्यूशन माइनस लैटिस एनर्जी बाय 2. सो इफ यू पे अटेंशन तो यहां पर आपका ए ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है विच इज द करेक्ट वन. तो आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी. तो थोड़ा सा थर्मो का कॉन्सेप्ट हमने यूज करा यहां पर, और बाकी हमने डेफिनेशंस को यूज करा किस तरह डिफाइन किया जाता है. तो ये डायग्राम बस देखने में ही खतरनाक है, वरना इसमें कुछ है नहीं, आपको बस ऑब्जर्व करके इसे मेंशन करना है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है. So we have this question, hydrogen-like species in some excited state P and an absorbing a photon A electron V reach to a new state Q. और आपको दिया है on D excitation back to the ground state a total number of 10 different wavelengths were emitted in which 7 have energy greater than A eV. The ionization energy आपको दिया है x A eV है और आपको x की वैल्यू बतानी है. So we have this question here. सारी इंफॉर्मेशन को हम मेंशन करते हैं. पहले वो P एक्साइटेड स्टेट में और उसने फिर A एनर्जी एब्जॉर्ब करी और Q में गया है. तो लेट अस मेंशन दिस. यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट भी बना देते हैं. सो दिस इज n इक्वल टू 1 और ये रहा आपका, और ये एक और एक्साइटेड स्टेट हो गई. सो सम एक्साइटेड स्टेट B एंड मूव टू अ न्यू स्टेट Q. तो इसको हम मेंशन कर देते हैं P और ये हो गया Q. और ये आपको दिया हुआ है कि इसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो A eV है, ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है. तो वो P से Q में जाता है एंड ऑन डी एक्साइटेशन बैक टू द ग्राउंड स्टेट उसने बोला है टोटल ऑफ 10 डिफरेंट वेवलेंथ्स वर एमिटेड. तो यहां पे अब ध्यान देने की जरूरत है. इसमें से 7 हैव एनर्जी ग्रेटर देन AeV. तो आपके पास 10 एमिट हो रही हैं, उसमें से 7 ऐसी हैं जिनकी एनर्जी A से ज्यादा है. तो XA की फाइंड द वैल्यू ऑफ X हमें बताना है. So the ionization energy in the ground state will be XA eV. ये आपको दिया हुआ है. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट में जो एनर्जी होगी वो माइनस XA eV होगी. और हम वैसे भी जानते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए ये एक्चुअली में -13.6 Z² अपॉन N² होता है, 1 eV हो जाएगी. तो वी विल टेक हेल्प ऑफ दिस. फिर अब हमें ये पता लगाना है क्योंकि 10 यहां से यहां तक आने पर वो कितनी वेवलेंथ एमिट कर सकता है, 10 डिफरेंट. तो हम ये तो पता लगा ही सकते हैं n की वैल्यू. Q के लिए n की वैल्यू बहुत आराम से पता चल जाएगी. वी नो दिस थिंग, n2 माइनस n1 मतलब n माइनस 1. आपको ये पता है फॉर्मूला, n अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10. सो दिस विल बिकम n² माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0. और यहां से हम अगर n के लिए सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा n² माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो यहां पर आपका बन करके आएगा n माइनस 5 एंड यू गेट n प्लस 4 इफ आई एम करेक्ट, राइट, इज इक्वल टू 0. तो n² माइनस 5n प्लस, हाँ राइट. सो इट विल बी लाइक दिस. तो आप यहां से देख सकते हैं जो n की वैल्यू आ रही है दैट इज 5. तो हमें ये पता चल गया Q के लिए n इज हाउ मच, 5. ये अब हमें पता है. अब अगर ये पता है तो एटलीस्ट हमारे पास ये तो इंफॉर्मेशन आ गई कि 10 वेवलेंथ्स कहां से कहां की, पॉसिबल वेवलेंथ्स कहां से कहां के बीच में आ रही है. अब हमें ये नहीं पता है तो हमारे P के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी लेवल Q के नीचे लाई कर रहा है. तो या तो P की वैल्यू 4 हो सकती है, या P की वैल्यू 3 हो सकती है, या P की वैल्यू 2 हो सकती है. यही हमें चेक करना है. और एक चीज पर और ध्यान देना है कि दैट कितनी जो वेवलेंथ एमिट हो रही है उसमें 7 ऐसी हैं जिनकी एनर्जी A से ज्यादा है. तो अगर हम P की पॉसिबल वैल्यूज को चेक करने की कोशिश करें, सपोज n इक्वल टू 4 की बात करें, मान लीजिए 4 होता, तो 5 से 4 के बीच में एनर्जी गैप A का है. अब जब और कोई आप एनर्जी गैप कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हाट हैपेंस, जो आपका एनर्जी गैप होता है वो कम होता चला जाता है. शुरू में ज्यादा होता है, 1 और 2 के बीच में ज्यादा होता है, 2 और 3 में कम हो जाता है, 3 और 4 में और कम हो जाता है, 4 और 5 में और कम हो जाता है. तो उसी चीज को हम यूज करने जा रहे हैं. अगर हम इसको 5 n को 4 माने, और वो तो हमने 5 कैलकुलेट करा हुआ है,
तो आपको पता है इसके बाद जितनी भी लाइंस एमिट होंगी, बची मतलब 9 लाइंस, उनकी जो एनर्जी होगी इससे तो ज्यादा ही होने वाली, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी गैप होगा, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में मिनिमम एनर्जी गैप, ठीक है, एडजेसेंट के साथ आपको मिल जाएगा 5 और 4। तो एक लाइन तो वो एमिट हो गई, चलो हमने मान लिया ए ईवी की, उसने बोला है कि 7 ऐसी हैं, तो 7 तो नहीं होंगी, वो हर केस में क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर। चाहे आप 4 से 3 के बीच में देखेंगे तो वो बड़ा गैप होगा, या 5 से 1 मान लो पॉसिबल लाइन की बात करें, क्योंकि पॉसिबल लाइंस की बात हो रही है, तो वो सारे ही गैप बड़े आएंगे। सो दैट मीन्स n इक्वल टू 4 वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो n इक्वल टू 4 इज नॉट पॉसिबल। अब आते हैं n इक्वल टू 3 की बात करते हैं। n इक्वल टू 3 अगर हम ले लें तो आपके पास 10 पॉसिबल लाइन है। मतलब आप देखिए यहां पर, अगर मैं बनाऊं यहां पर इसे, तो n इक्वल टू 1 हो गया, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3, ये हो गया, एंड देन फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर आपका और भी पास विच इज 5। तो 5 4 3 2 1, और 5 से 3 के बीच में एनर्जी गैप आपका कितना दिया हुआ है, ए ई बी दे रखा है। अगर हम मान लें कि सपोज ये हमारा सही है, वी नीड टू चेक। तो पॉसिबिलिटीज अगर हम चेक करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या आपकी लाइन एमिट हो सकती हैं। 5 से 1 आप देख सकते हैं, 5 से 1 हो जाएगी जिसकी एनर्जी आपकी ए से तो ज्यादा ही होगी, 5 से 2, या बस आप ये देख लीजिए जो इससे छोटी है वो उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। 5 से 4 की अगर हम बात करें तो एक लाइन एमिट होगी जिसकी एनर्जी क्या कहते हैं 5 से 3 से कम होगी, भाई ये गैप जो होगा छोटा होगा इसके कंपैरिजन में, एक लाइन ये हो गई। फिर अगर हम अगला देखें, 5 से 3 वाली जो लाइन होगी वो तो इसके इक्वली हो जाएगी, तो 5 से 4 एक वो कम हो गई, 5 से 3 उसके इक्वल हो गई, और फिर अगर हम 4 से 3 की बात करेंगे तो वो भी जो लाइन होगी वो भी क्या कहते हैं ए से तो छोटी ही होने वाली है उसकी एनर्जी, क्योंकि ये गैप इसके कंपैरिजन में कम है। देखो इतना तो हमें दिख गया, ये 3 हमें लाइन दिख गई, बाकी जो बची 7 लाइन होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। चाहे आप कोई भी लीजिए, 5 से 1 ले, 4 से 1 ले, 3 से 1 ले, 2 से 1 ले, ये सब इससे बड़े ही गैप होंगे, ये तो सीधे सीधे यहां पर दिख रहे हैं, राइट। तो इस वाले केस में इफ वी पे अटेंशन तो हमें 3 लाइन दिख गई जिसमें 2 ऐसी हैं जिनकी एनर्जी ए से कम होगी, विच इज 5 to 4 एंड 4 to 3 हमें सीधे सीधे दिख गई हैं, और एक ऐसी है 5 से 3 वाली जो लाइन होगी जिसमें एनर्जी आपकी क्या होगी, एक इक्वल होगी। बाकी आप लाइन जो भी कैलकुलेट करेंगे, 4 से 2 कैलकुलेट करेंगे या 3 से 2 कैलकुलेट करेंगे, वो सब एक्चुअली में क्या आएंगे, इससे बड़े आएंगे। तो ये सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दिख रहा है कि जब हम n इक्वल टू 3 कंसिडर करेंगे तो हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं कि 3 ऐसे हैं जिनकी एनर्जी, उसने क्या बोला हुआ है, वर एमिटेड 7 हैव एनर्जी ग्रेटर देन ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7 ऐसी हमें बची हुई दिख रही हैं जिनकी एनर्जी क्या होगी, इनसे ज्यादा होगी। सो दैट मीन्स हम यहां पे जज कर सकते हैं कि n इक्वल टू 3 वाला करेक्ट सॉल्यूशन है। ऐसे ही आप n इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे तो आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा। तो बस अब हमें यहां से पता चल गया p n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 2 ऑब्वियसली नहीं होगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, यहां पे इक्वेशन बनेगी आपकी -13.6 z स्क्वायर अपॉन 25 EV। तो दिस इज द एनर्जी। ऐसे ही आप इसके लिए जब P के लिए डिफाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी, -13.6 z स्क्वायर बाई 9 EV, ये बन गया आपका यहां पर। और क्वेश्चन में उसने आपसे क्या बोला हुआ है कि एनर्जी गैप जो है आपका कितना है, ए ईवी के इक्वल है। तो इसको भी हम डेटा को यूज करते हैं तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप हम डेल्टा ई जो लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू, यहां से जो गैप आएगा आप, मैं पॉजिटिव में लिख दे रहा हूं 13.6 z स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/25 EV, ये एनर्जी गैप आ गया। और इफ यू पे अटेंशन, यहां से हम क्या जज कर सकते हैं, 13.6 z स्क्वायर एक्स ए ईवी के इक्वल है, तो हम 13.6 z स्क्वायर की जगह एक्स ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वी कैन मेक अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स ए, और डेल्टा ई आपको ए दिया हुआ है इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप, इसको हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बन जाएगा 1/9 माइनस 1/25 EV। मैंने डेल्टा ई जो गैप है उसको पॉजिटिव लिया है, अपने आप ही सोच लिया कि 1/9, क्योंकि यहां मैं छोटा नंबर रखना चाहूंगा क्योंकि इस चीज को मुझे पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ए एनर्जी गैप है तो यहां पॉजिटिव, तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा।
सो 1/9 पहले आएगा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो वो आप ऐसे ही जज कर सकते हैं कि आपको पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव के इक्वल करना है। सो दिस ए गेट्स कैंसल्ड और यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x आपका सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू, तो 25 इंटू 9 आ जाएगा एंड अपॉन ये आ जाएगा 16। सो वी कैन सॉल्व दिस इस तरह, x आ जाएगा, ये वैल्यू अप्रॉक्स मुझे जहां तक ध्यान है 14 के आसपास आती है। सो दिस इज हाउ वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो इसमें बस ऑब्जर्व जो जहां पे सोचना था वो ये था कि भाई कौन सी ऐसी लाइंस होंगी, कौन सा ऐसा केस पॉसिबल है जहां पे 7 लोगों की इससे ज्यादा हो जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो दे हैव गिवन मिस्टर संता हैज टू डिकोड अ नंबर ABCDEF where each alphabet is represented by a single digit. Suppose an orbital whose wave function is represented as, एक ऑर्बिटल दिया है उसका वेव फंक्शन उन्होंने रिप्रेजेंट करा है इस तरह, k1 e raised to minus r by k2 r square minus 5 k3 r plus 6 k3 square. From the following information given about each alphabet, then write down the answers in the form. तो उसने ये एक वेव फंक्शन दिया हुआ है और उसके बेसिस पर ABCDEF की वैल्यूज को वो जज करने को बोल रहा है। सो लेटेस्ट राइट ओवर बाद में दिया हुआ उसने f के लिए एज्यूमिंग k3 इक्वल टू 1। नाउ इफ यू पे अटेंशन टू द वेव फंक्शन, आपको दिख रहा है वेव फंक्शन ये रेडियल वेव फंक्शन है, r इसमें दिया हुआ है आपका वेव फंक्शन में, सिर्फ r मेंशन किया हुआ है, तो इसमें एंगुलर पार्ट कोई भी नहीं दिया हुआ है। सो फ्रॉम हेयर इस वेव फंक्शन की हेल्प से हम अगर इस पता है कि साई को स्क्वायर करके अगर इक्वल टू 0 करें तो हमें पता चल जाएगी कि उसमें कितनी आपकी नोट्स हैं, राइट और यहां पर देखिए उसकी हमें जरूरत भी है, रेडियल डिस्टेंस ऑफ द स्फेरिकल नोट, स्फेरिकल नोट्स को रेडियल नोट्स भी हम बोल सकते हैं, which is farthest from the nucleus. Now since it is written कि वेव फंक्शन है और वेव फंक्शन में सिर्फ r ही आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर एंगुलर नोट्स की तो कोई बात होने वाली नहीं है, क्योंकि जब भी हम एंगुलर नोट्स की बात कर रहे होंगे तो वहां पर आपका थीटा और फाई भी आपके आने चाहिए, जैसे हम अगला एक क्वेश्चन है उसमें डिस्कस भी करेंगे। तो यहां पे एंगुलर पार्ट नहीं है, सो लेट अस डू स्क्वायर ऑफ इट और इसको इक्वल टू 0 करना चाहिए। तो अगर हम इसका स्क्वायर करके इक्वल टू 0 करेंगे, k1 इज अ कांस्टेंट, तो मैं यहां पर ही इसको कर दे रहा हूं। सो व्हाट विल हैपन, e रेज टू माइनस ये हो जाएगा r बाई k2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2r अपॉन k2 आ जाएगा, और ये पूरा r स्क्वायर माइनस 5 k3r प्लस 6 k3 स्क्वायर का स्क्वायर आएगा इक्वल टू 0। अब e रेज टू माइनस 2r बाय k2 से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज वी कैन राइट इट लाइक दिस 1 अपॉन e रेज टू 2r अपॉन k2। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये 0 कब होगा, जब r इंफिनिटी पर होगा, तो उसे तो हम नोट्स की तरह काउंट करेंगे नहीं, तो वी विल इग्नोर दैट पार्ट, इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला तो हम इसको हटा देंगे, इससे हमें कुछ नहीं मिला, r टेंडिंग टू इन्फिनिटी मिला, तो उसको तो हम नोट की तरह काउंट करते नहीं। अब इस पर आते हैं, तो इसको अगर हम सिंपली ऑब्जर्व करें, स्क्वायर कराए तो ये इक्वेशन बन जाएगी r स्क्वायर माइनस 5 k3r प्लस 6 k3 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। अब यहां पर हम r की वैल्यूज निकालते हैं, क्या क्या पॉसिबल है, क्योंकि वो जो r की वैल्यूज आएंगी वो आपको देगा स्फेरिकल नोट्स, या वो पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो साई स्क्वायर हमें यही देता है, नोट्स का आइडिया देता है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। तो r की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी विच इज 5 k3 प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर, तो 25 k3 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4ac 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होकर के सिर्फ k3 स्क्वायर रह जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे। तो दोनों ही वैल्यूज जो आपकी आ रही हैं फिजिबल आ रही हैं, 6 k3 अपॉन 2 विच विल बी 3 k3, ये भी आ गया आपका, r इज इक्वल टू 3 k3 आ गया, एज वेल एज आपको ये भी पता चल जाएगा r इज इक्वल टू दूसरी वाली जो वैल्यू है दैट इज 2 k3। सो वी हैव दिस, तो ये दोनों r हमारे पास आ चुके हैं, तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गया है, और k3 उसने 1 बोलने को बोला हुआ है तो उसको भी हम बाद में यूज करेंगे। एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। इन्फो ए, वैल्यू ऑफ n व्हेन n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि यहां पे वेव फंक्शन को जब हमने सिंप्लीफाई करा और वेव फंक्शन में सिर्फ रेडियल पार्ट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसमें एंगुलर नोट्स तो कुछ है नहीं, तो l की वैल्यू क्या है, 0 है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स का फॉर्मूला पता है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो आपकी होती हैं वो होती हैं n-1। सो टोटल नंबर ऑफ नोट्स
इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 2 के इक्वल दिया हुआ है, तो यहां से n जो आ गया वो 3 आ गया. सो व्हाट वी कैन डू, a तो हमें पता चल गया, तो मैं यहां लिखता जा रहा हूं a इज 3. जस्ट अ मिनट. सो वी हैव a इज 3. बी की बात करते हैं. नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स 0 है क्योंकि वेव फंक्शन में कहीं भी एंगुलर वाला पार्ट नहीं प्रेजेंट है जो उसने वेव फंक्शन दिया हुआ है उसका. सी एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ सबशेल टू ऑर्बिटल बिलोंग्स. तो अगेन जिस सबशेल की बात कर रहा है वैसे तो हम पहले ही जज कर सकते हैं क्योंकि इस वेव फंक्शन में सिर्फ रेडियल पार्ट ही प्रेजेंट है. उसने बोला है कि वेव फंक्शन ये दिया हुआ है, तो हम यहां पे बोल देंगे कि एल की वैल्यू 0 होगी. क्यों 0 होगी? क्योंकि आपका एल यहां पे 0 है, तो सबशेल मतलब एस की बात हो रही है, तो दिस इज अगेन 0. तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब हम वेव फंक्शन एस सबशेल के लिए लिखते हैं तो उसमें सिर्फ रेडियल पार्ट प्रेजेंट होता है, एंगुलर पार्ट होता ही नहीं है. तो वैसे भी पता चल गया, वरना आप ऐसे भी देख सकते थे. यहाँ पे n3 निकाला है, n इक्वल टू 3 हमने इसी बेसिस पर निकाला है कि इसमें सारी नोट्स जो प्रेजेंट है वो रेडियल नोट्स है, एंगुलर नोट्स है ही नहीं. सो वी हैव दिस एज 0. आगे बढ़ते हैं. नंबर ऑफ सबशेल्स हैविंग एनर्जी बिटवीन n प्लस 5s, मतलब उसने n की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें विच इज 8s से 8p के बीच में कितनी सबशेल्स हैं जिनकी एनर्जी लाई करेगी. तो अगर हम अभी हमने ये डायग्राम बनाया था, इसकी हेल्प ले सकते हैं 8s से 8p के बीच में. सो लेट अस पे अटेंशन. 8s से 8p के बीच में अगर आप ध्यान दें तो आपका 5g 6f और 7d आ रहा है, यही 3 आ रहे हैं. तो यहां पर 3 और आ जाएगा आपका. तो इस वाले पार्ट का आंसर हम क्या बोलेंगे, इसमें वी विल पुट दिस एज 3. तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी यहां पर अगेन 3. तो 3 है, सो वी विल पुट 3 हियर. फिर है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ गिवन ऑर्बिटल, तो रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई करेंगे. एल यहां पर 0 है, तो ये वैल्यू फिर आपकी क्या आ गई, 0 आ गई. और एफ दिया हुआ रेडियल डिस्टेंस ऑफ द विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो रेडियल नोड्स का हमने डिस्टेंस कैलकुलेट ऑलरेडी करा है, इट इज 3k3. तो k3 को 1 डालेंगे तो सबसे दूर वाला यही आ जाएगा, तो दिस इज अगेन 3. तो इस तरह हमने इस पूरे कोड को ब्रेक कर लिया है. ये हमारा कोड दिया हुआ है. अगर यहां पर क्वेश्चन में क्योंकि उसने वेव फंक्शन ही मेंशन कर दिया था ये है सीधे, तो इसलिए हमने सॉल्व कर लिया. वरना इसका एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर कोई वेव फंक्शन आपको दिया होता है स्टैंडर्ड वेव फंक्शन से हम उसे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. बट उसने सिर्फ यहां लिखा हुआ है हुज वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन यही है और इसमें सिर्फ रेडियल वाला ही पार्ट प्रेजेंट है. तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लिया. सो दिस इज हाउ संता ने इसको डिकोड करा है, हमने उसकी हेल्प करी. Let's move on to the next question. Identify n, l and m for given wave functions. तो अच्छी बात है, हम उसको देख करके बताना है. ये वेव फंक्शंस आपको दिए हुए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई साई आपको दिया हुआ है, जैसे हमने वहां पीछे जस्ट करा था कि साई जो आपको दिया हुआ है उसमें सिर्फ रेडियल पार्ट प्रेजेंट है, एंगुलर पार्ट था ही नहीं, तो वो एस सबशेल के लिए डिफाइन किया हो गया ऑर्बिटल के लिए. उसी तरह अगर ये साई की अगर हम बात करें यहां पर, तो ये साई आपको मेंशन करे हुए हैं और उसने बोला इसके बेसिस पे जज करिए कौन सा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब एन, एल और एम की वैल्यू पता चल गई तो हमें पता चल जाएगा किस सबशेल की हमारे सामने बात हो रही है. सो लेट अस पे अटेंशन हियर. देखिए कोई भी वेव फंक्शन दिया होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडियल पार्ट और दूसरा होता है आपका एंगुलर पार्ट. तो P जो उसने दिया है जेड आर बाई ए नॉट, तो रेडियल पार्ट में R के टर्म्स में बात होती है. R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू अ सर्टेन पॉइंट, जो भी आप न्यूक्लियस से मेजर कर रहे हैं जहां पर आप चेक करना चाहते हैं. सो वी हैव दिस पोर्शन एज रेडियल और ये वाला जो हिस्सा है दिस इज एंगुलर पार्ट. तो रेडियल वाले पर ध्यान देते हैं. ध्यान रखिएगा रेडियल वाले पार्ट में जो भी वेव फंक्शन दिया है e की पावर माइनस में जो भी दिया हुआ है और उसका जो आपका डिनोमिनेटर होगा, मतलब माइनस पी बाई 3 की बात करें तो ये चीज क्या बन जाएगी, माइनस जेड आर बाय 3a0. तो जो e की पावर में आपको दिया रहता है उसको ऑब्जर्व करिए, जो यहां पर नंबर मेंशन होगा वो एक्चुअली में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा. तो इस वाले केस में जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी. तो इस तरह हम और वेव फंक्शन को देख करके जज कर सकते हैं n, l और ml की वैल्यू. अब आते हैं l, तो एंगल की वहां पे बात हो रही होगी, थीटा और फाई की वहां पर बात होती है. पोलर कोऑर्डिनेट्स उनको बोलते हैं, r, थीटा एंड फाई, उनको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है. उसके टर्म्स में भी वेव फंक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है. तो जैसे यहां पे देखिए आपको फाई दिख रहा होगा, इस वाले में फाई नहीं है.
सो एन इज विद अस। अब जो एंगल वाला पार्ट है, तो जैसे कॉस स्क्वायर होगा या जैसे यहां साइन स्क्वायर थीटा है, इस तरह अगर मेंशन है तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कहीं पर लिखा है कॉस एक्स थीटा प्लस साइन वाई थीटा, तो ध्यान रखिएगा इनकी जो पावर्स होती हैं उनको जब हम ऐड करते हैं वो आपको देता है एल की वैल्यू। तो एल विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये किसका आइडिया देता है? एन का आइडिया देता है। तो रेडियल पार्ट में जो ई की में ई का माइनस में जो भी लिखा हुआ है उसमें ध्यान रखिएगा, जो यहां पर नंबर मेंशन होगा दैट विल गिव यू एन। अब यहां पे एल की बात करें तो यहां पे एल की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि यहां तो कॉस स्क्वायर थीटा है बस, तो 2 हो गया और कुछ है ही नहीं। और ऐसे ही अगर यहां पर हम एम एल की बात करें तीसरे क्वांटम नंबर की, तो वो वैल्यू हो जाएगी 0। अब वो हमें कैसे पता चला? वो जब आप अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें और क्लियरिटी आ जाएगी। तो ई की पावर आयोटा के फॉर्म में जब लिखा होता है आई के फॉर्म में, उसको जब ऑब्जर्व करोगे तो वो हमें हेल्प करता है किसकी वैल्यू जज करने में? एम एल। तो जैसे आप इस क्वेश्चन की बात करें तो एन की वैल्यू पहले हम यहां पे आते हैं। सो पी स्क्वायर दिया है जेड आर अपॉन, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पी स्क्वायर आप कर सकते हैं, उसी तरह माइनस पी की जगह जेड आर बाई 3a0। तो यहाँ पे फिर से एन की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। भाई पी की जगह डालेंगे तो 3 तो जो ऐसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। नाउ वी टॉक अबाउट एल। एल की अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो पावर जज करिए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो सिंपली यहाँ पे 2 आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम एल। देखिए यहां से कैसे पता चलेगा। तो एम एल के लिए एंगुलर वाले पार्ट में आइए, आपको ये बात मालूम है रेडियल पार्ट हो गया और एंगुलर पार्ट हो गया। तो एमएल के लिए एंगुलर वाले पार्ट में आइए, उस पर ध्यान दीजिए जहां पर ई की पावर आई में जो भी नंबर सब्स्टिट्यूटेड है, इसको हम एन नहीं बोलते हैं, कुछ ए बोल देते हैं, फाई, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको ऑब्जर्व करिए। तो ये जो प्लस माइनस 2 यहां पे मेंशन है, मान लीजिए इस तरह यहाँ पे प्लस माइनस मेंशन करा है, तो ये वाला पार्ट एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करता है? एम एल को। तो यहां से हमें पता जाएगा एम एल की वैल्यू प्लस माइनस 2 है। और जिसमें नहीं दिया हुआ है इसका मतलब ई की पावर वहां पर 0 रहा होगा, मतलब यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो उस केस में एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी जज। अगर यहाँ पे प्लस माइनस 1 5 लिखा होता तो हम उसे क्या बोलते कि वहां पे एम एल की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। तो दिस इज हाउ बाय लुकिंग एट द वेव फंक्शन वी कैन इजिली जज कि उसमें एन की वैल्यू और एल की वैल्यू और एम एल की वैल्यू क्या है। और अगर किसी में एंगुलर फंक्शन नहीं दिया हुआ है, जैसे मैंने पिछले संता वाला जो क्वेश्चन दिया था उसमें एंगुलर वाला पार्ट था ही नहीं, वेव फंक्शन में सिर्फ रेडियल वाला पार्ट था, तो इसका मतलब वहां पर वो किसकी बात कर रहा होगा? एस की बात कर रहा होगा। तो उसके केस में एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इन केस इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, इसी को मान लीजिए वेव फंक्शन में ये वाला पार्ट ना होता, तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम उस वाले केस में एल को इक्वल टू क्या कर देते? 0 कर देते, तो फिर वो 3s की बात हो रही होती। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके थ्रू मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया है। नाउ लेट्स पे अटेंशन टू द नेक्स्ट पार्ट। इन अ सैंपल ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सैंपल ऑफ H एटम्स, ऑल एटम्स आर इनिशियली इन देयर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो सारे एटम्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, एंड नाउ दीज एटम्स आर अलाउड टू डी एक्साइट टू द ग्राउंड स्टेट, और उनको हम ग्राउंड स्टेट में ला रहे हैं। नाउ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो ध्यान रखिएगा वहां पे n की वैल्यू 4 होगी। अब उसको ग्राउंड स्टेट में ला रहे हैं, इनके बेसिस पर हमें आंसर करना है। मल्टीपल एक्साइटेशंस ऑफ एटम्स में अलाउड नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हम इसको लेट्स मेक द एनर्जी लेवल्स बनाते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्योंकि बोला हुआ है तो वी विल टॉक अबाउट n इक्वल टू 4, फिर आपका ऐसे ही हो जाएगा n इक्वल टू 3, देन n इक्वल टू 2, थोड़ा गैप बढ़ा दें, और n इक्वल टू 1 में और गैप बढ़ा दें। So we have this ground state, first excited state, second excited state, and then we have third excited state. If the sample contains only 2H atoms, multiple excitation allowed नहीं है, मतलब एक बार एक एटम एक्साइट हो गया तो जब वो लौटेगा तो एक ही बार में जो कर रहा होगा, उसको बाद ये नहीं कर सकते आप दोबारा फिर उसे एक्साइट करेंगे, तो मल्टीपल एक्साइटेशन अलाउड नहीं है। तो एक एटम में एक ही बार आपको एक्साइट करना है और फिर उसे ग्राउंड स्टेट में लाना है। तो कह रहा है इफ द सैंपल कंटेन्स ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स देन अ मैक्सिमम 4 डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी ऑब्जर्व। तो सबसे पहले तो हम यहां क्या करते हैं, सारी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस लिख लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा।
तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला तो जानते ही है, वो तो आपको पता ही है कितनी हो जाएंगी। कैलकुलेट करें अगर 4 - 1 n2 - n1 और n2 - n1 + 1, तो ये हो जाएगा 4/2, तो ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी 6। तो 6 पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। क्या क्या है देखिए, आराम से लिख लेते हैं। एक हो गई आपकी 4 से 1, फिर क्या हो सकती है 3 से 1 हो सकती है, और क्या हो सकती है 2 से 1 हो सकती है। लाइमन सीरीज की अगर हम बात करें, ऐसे ही अगर हम बामर की बात करेंगे, जब 2 में लौट करके आएगा तो क्या हो जाएगा 4 से 2 हो सकती है, एंड देन वी हैव नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3 से 2, ये हो सकती है। और बस और कुछ बचा नहीं, यही पॉसिबल थी बामर के लिए। फिर अगर हम बात करें अगली के लिए, पैशन के लिए, तो एक और पॉसिबल है विच इज 4 से 3। जितने पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस थे हमने सारे लिख लिए हैं। बट इस क्वेश्चन में उसने स्मार्टली क्या करा है, नंबर ऑफ एच एटम्स को ही लिमिट कर दिया। अगर वो पूछता कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जहां पर आपके एच एटम्स खूब सारे होते तो हम बोल देते 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने नंबर ऑफ एच एटम्स लिमिट कर दिए। नाउ पहला पार्ट, वी हैव 2 एच एटम्स, इसको ऑब्जर्व करते हैं। और उसने आपसे पूछा है 2H एटम्स में कितनी डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एटम से बोलेंगे कि भाई आप जब डी एक्साइट हो तो आप जितनी मैक्सिमम एमिट कर सकते हो करो। 2 हाइड्रोजन एटम, तो एक एटम क्या करेगा 4 से 3 आएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें 3 से 2 आएगा, 2 से 1 आएगा, तो इनको हम टिक कर लेते हैं। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब एक एटम आपका डी एक्साइट हो गया। मैक्सिमम की बात कर रहा है ना, तो हम उससे कहेंगे मैक्सिमम तरीके से आप आओ। तो मैक्सिमम तरीका ये, एक डिस्टिंक्ट, वो भी 4 से 3 में एक लाइन आई, 3 से 2 में आई, 2 से 1 में आई, एक एटम खत्म। अब हमारे पास एक ही एटम रह गया, उसको डी एक्साइट करना है। तो अब उसको डी एक्साइट करने के हमारे पास रास्ता क्या है, या तो सीधे हम 4 से 1 आ जाए, तो कितनी एक और स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएगी जिसकी वेवलेंथ अलग होगी। तो 3 तो एक एटम के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, और एक इस एटम के लिए और आ गई 4। लेकिन अब कोई कहे कि ऐसा जरूरी नहीं है, और कोई रास्ता देखो, तो और क्या रास्ता हो सकता है, वो 4 से 3 आए और फिर 3 से 1 आए। तो 4 से 3 और 3 से 1 की जब हम बात करेंगे, तो उसमें 4 से 3 तो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो पुराने वाले हाइड्रोजन एटम में, तो उसे दोबारा काउंट नहीं कर सकते। तो 3 से 1 वाली एक डिस्टिंक्ट लाइन होगी, क्योंकि देखिए वो सेलेक्ट नहीं करी हुई है। तो तब भी हमारे पास क्या आई, एक एक्स्ट्रा आई स्पेक्ट्रल लाइन, तो मतलब 3 पुराने वाले हाइड्रोजन की, एक ये 4 हो गई। फिर अब कोई कहे कि 4 से 2 और 2 से 1 आ जाए, तो ठीक है, 4 से 2 आप कर सकते हो उस हाइड्रोजन एटम को, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएगी। लेकिन 2 से 1 वाली तो आप पहले ही पिछड़े में काउंट कर सके हो। तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइन 2 हाइड्रोजन एटम कितनी एमिट कर पाएंगे, 4 एमिट कर पाएंगे, 4 आपकी हो जाएंगी। तो वी कैन राइट कि इस वाले केस में 4, और ये मैक्सिमम की बात हो रही है डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। मैंने शॉर्ट में इसको स्पेक्ट्रल लाइंस लिख दिया। नाउ मिनिमम 4H एटम्स द सैंपल शुड कंटेन इन ऑर्डर टू शो ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो हमें चेक करना है कितने हमें मिनिमम एटम्स चाहिए कि सारी पॉसिबल लाइन हमें मिल जाए, मिनिमम एटम्स। तो देखिए एक एटम की हेल्प से हमने 3 तो खा ली। अब बचा दूसरा एटम, उसमें भी हमने देखा कि अगर हमें डिस्टिंक्ट चाहिए तो क्या करेंगे, 4 से मान लीजिए 3 है, 3 से 1 वाली हमारी ऑलरेडी 4 से 3 है तो हमारी काउंटेड है, 3 से 1 एक डिस्टिंक्ट मिली, तो एक एच एटम तो वहां चला जाएगा। फिर क्या हो सकता है, आप दूसरे एटम से बोले कि आप भी क्या करें 4 से 2 और 2 से 1 आए, तो 4 से 2 वाली एक डिस्टिंक्ट हो जाएगी, 2 से 1 वाली काउंट हो गई, तो इसमें भी आपका एक एटम खर्च होगा। फिर ऐसी एक और बची रह गई, उसको भी हम देख सकते हैं, 4 से 3 आए और 3 से 1 आ गए। तो आई गेस मैंने शायद रिपीट कर दिया है। तो लॉजिक ये है कि एक एटम, जब आपने एक एटम से 3 मैक्सिमम जनरेट कर ली, तो बाद में फिर 3 आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन डिस्टिंक्ट और बची। अब जब भी आप उसको डी एक्साइटेशन कर रहे हैं, तो एक तो चलो आप जनरेट कर लोगे, लेकिन अगली वाली क्या हो रही है, पुराने वाले हाइड्रोजन एटम में काउंट हो रही है। तो इन 3 स्पेक्ट्रल लाइन के लिए आपको 3 एटम की और जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब दूसरा वाला ऑप्शन भी आपका सही है। तो ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। फिर है मिनिमम 4H एटम्स द सैंपल शुड कंटेन इन ऑर्डर टू शो मैक्सिमम 5। ये तो गलती हो गया, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस करा है कि 6 के लिए आपका ऑल 4H एटम्स लग रहे हैं, तो यहां पे कैसे हो सकता है, 5 के लिए कैसे उतने ही एटम्स लगेंगे। इनफैक्ट अब आप आंसर भी कर सकते हैं, मैंने डिस्कस करा है अभी। फिर आया मिनिमम 3H एटम्स द सैंपल, तो दिस इज रॉन्ग।
ठीक है, ये गलत हो गया। यहां पर आपको 4 लग रहे हैं 6 के लिए, तो ये तो नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। 5 के लिए भी आप कैलकुलेट भी कर लेंगे, बहुत इजी है, मैंने बताया जैसे एक ही कम हो जाएगा उसके लिए भी। फिर मिनिमम 3H एटम्स द सैंपल शुड कंटेन इन ऑर्डर टू शो मैक्सिमम। देखिए उसने इसी पार्ट को यहां पूछ लिया, तब इनमें से कोई एक सही है, तो जैसा मैंने अभी बोला कि वो 3 हो जाएगा। 5 की बात हो रही है तो 3 तो आपने पहले वाले से जनरेट कर ली, बाकी 2 एटम्स, बाकी 2 की जरूरत पड़ेगी 2 डिस्टिंक्ट लाइन के लिए, क्योंकि जब भी वो डीएक्साइट होंगे तो जो भी आप तरीका करेंगे उनमें रिपीटिशन हो जाएगा। डिस्टिंक्ट लाइन की बात हो रही है, जस्ट पे अटेंशन। सो दिस इज अगेन करेक्ट। तो ए बी डी आपका करेक्ट हो गया, सी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसमें थोड़ा सा बस स्टडी करना था, ऐसे ही आप इसमें और भी फ्रेम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें और वर्क कर सकते हैं। 3rd की जगह 4 एक्साइटेड स्टेट कर लीजिए, उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या 5th कर लीजिए, तो ऑब्जर्व करना होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी इन एन एनर्जी लेवल विद एन एनर्जी ऑफ एक्स। तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी दिया हुआ है तो हम बोहर्स थ्योरी लगा सकते हैं। विद एन एनर्जी ऑफ एक्स दिया हुआ, अच्छी बात है। वॉज प्रोवाइडेड विद एन एक्सेस ऑफ एनर्जी सो दैट इट्स जम्प टू अ हायर एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी बाय। तो यहां पर कुछ x है और ये चला गया है कुछ y में, तो वॉज प्रोवाइडेड, अब इसको एक्साइट करके y में पहुंचाया गया है। इफ इट कैन एमिट 6 वेवलेंथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन बिटवीन दीज ग्रुप लेवल्स, वो कह रहा है इनके बीच में कितने पॉसिबल ट्रांजिशन है, 6 सारे पॉसिबल। तो मतलब हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n2 minus n1 वाला। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड v वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल x। तो ये n हो गया इसका, अब इसका हमें नहीं पता है, तो बोर्ड्स थ्योरी यूज करते हैं। 6 पॉसिबल दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ये यूज करते हैं n2 minus n1 इंटू n2 minus n1 plus 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब n1 की जगह हम n सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसको हम n डैश कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। n डैश माइनस n और यहां पे आ जाएगा n डैश माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 12। और n डैश माइनस n को हम सिंप्लीफाई करने के लिए x बोल देते हैं, तो x मैंने मान लिया, नहीं लेट्स नॉट टेक x, हम कुछ और बोल देते हैं, z बोल देते हैं। तो z इज n डैश माइनस n, तो हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये z रहा और ये रहा z प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहां से आ गया z स्क्वायर और ये प्लस z माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया। यहां से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं, मेरे हिसाब से 4 इसमें सेट हो रही है, तो राइट, तो दिस विल बी 4, ठीक है। 4 डालेंगे तो 16 और ये हो जाएगा प्लस 420, नहीं सॉरी 4 नहीं जा रही है, तो वी नीड टू सॉल्व दिस। इसको क्या करा जाए, 3 अगर कर दें, हाँ 3 आ जाएगी, देखिए तो z की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, वरना आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए। z इज इक्वल टू 3 हमें पता चल गया, 9 प्लस 3 माइनस 12 0 हो गया। इसका मतलब n डैश यहाँ पे क्या है, n प्लस 3। अब ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है x y, और x उसने एनर्जी दी है, y दी है, तो हम लिख लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसकी एनर्जी y दी हुई है, और ऐसे यहाँ पे हो जाएगा माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। इसकी एनर्जी आपको कितनी दी है, x। सो इफ वी डिवाइड देम, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा n अपॉन n प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आई होप आई एम करेक्ट, राइट, और ये बन जाएगा y बाय x। तो जब हमने डिवाइड करा तो ये रिलेशन बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू वर सपोज टू फाइंड आउट बिटवीन x बाय n। तो मेरे हिसाब से सिंपल है, बाकी इस क्वेश्चन में बस यही ऑब्जर्व करना था एंड नथिंग एल्स। इसको बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था। तो बच्चे कई बार यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि n2 माइनस n1 दो वेरिएबल हैं, कैसे हमें पता चलेगा, बट इट कैन बी इजीली डन। आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कुछ बोल करके, जैसे मैंने z बोल करके यहाँ पे सॉल्व कर दिया इसे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Imagine universe in which the 4 quantum numbers varies as 1, 2, 3 से infinity L 0 to n minus 2L से plus 2L, S की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ। तो अगर आप ध्यान दें तो उसने L की वैल्यू जो हम जिस तरह डिफाइन करते हैं उसको चेंज कर दिया 0 to n, और M की वैल्यू भी उसने क्या कर दी है, चेंज कर दी है माइनस 2L से माइनस 2L टू प्लस 2L कर दिया।
तो हमें इसे नोटिस करना पड़ेगा। बाई यूजिंग अबव कॉन्सेप्ट ऑफ एटम आंसर द फॉलोइंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने एकोमोडेट हो सकते हैं? तो देखिए हम निकालते हैं थर्ड शेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है सब शेल्स, फिर हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहां पे इसको तो उसने 2 ही रखा है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। तो देखिए जरा, थर्ड की बात कर रहा है, तो n इक्वल टू पहले 1 की बात करते हैं। n उसने बोला है 1 से इन्फिनिटी अलाउड है, तो n अगर 1 होगा तो l की वैल्यू उसने खुद ही आपको बोली हुई है 0 टू n है, तो l की क्या वैल्यूज हो सकती है? 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। ऐसे ही n इक्वल टू 2 की अगर हम बात करें तो l विल बी इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1 एंड देन l विल बी इक्वल टू 2। ऐसे ही अगर हम n इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो वी हैव l इक्वल्स टू 0, l इक्वल्स टू 1 एंड l इक्वल्स टू 2 और l इक्वल टू 3। तो 4 वैल्यूज हैं। पीछे जाते हैं, एम एल की अगर हम बात करते हैं -2l से +l, तो -2l से +l, तो इसके लिए तो एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए जब हम एम एल की वैल्यू की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? +-2 +-1 और ये आ गया 0। तो ये आपकी पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो देखिए यहां पर एल में एक्चुअली में जो नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं आपकी, जो वही हमें आइडिया देती है कि उसके अंदर कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन, मतलब सबशेल्स ऑर्बिटल्स की बात करती है। तो इसका मतलब L इक्वल टू 1 के अंदर कितने आपके ऑर्बिटल्स हैं? इस वाले जो जिस तरह से हमने N L और M को डिफाइन करा है इस क्वेश्चन में, 2 2 4 1 5। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो हम सीधे इस पे आते हैं, N इक्वल टू 0, ML इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पे ML की जो वैल्यूज होंगी +-2 +-1 0 हो जाएगा। एंड ऐसे यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपकी वैल्यूज 2l है, ध्यान रखिएगा। तो ये कहां से क्या हो जाएगा? +-4 +-3 +-2 +-1 और ये हो गया 0। और इसके लिए जब बात करेंगे तो देखिए +2l से -2l, तो क्या हो जाएगा? +-6 +-5 +-4 +-3 +-2 +-1 और ये हो गया 0। नंबर ऑफ वैल्यूज से हमें पता चल जाएगा उसके अंदर कितने आपके ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो यहां तो एक ही है, तो हम यहां देख सकते हैं L इक्वल टू 0, मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो ऑर्बिटल यहां पे कितना हो गया? 1। L इक्वल टू 1 कितनी वैल्यूज आई हैं? 5, तो कितने हो गए यहां पे? 5। L इक्वल टू 2 को ऑब्जर्व करिए, L इक्वल टू 2 में आपकी कितनी वैल्यूज आई हैं? 2 2 4 2 6 और ये 2 7 और ये 8 और सॉरी 2 8 + 1 9 हो गई। तो यहां पर आपकी वैल्यूज आ गई हैं 9। 4 × 2 8 हो गई आपकी, +-4 और एक 0 9 हो गया। ऐसे यहां पे अगर बात करेंगे तो 6 × 2 आपकी 12 हो जाएंगी, यहां पे कॉमा लगा हुआ है ध्यान रखिएगा, और एक 13 आ गई। अब हर ऑर्बिटल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? 2 डालने हैं, क्योंकि उसने एमएल की वैल्यू एस की वैल्यू सॉरी ±½ दी हुई है। अगर ये भी बदल देता, मान लीजिए 3 वैल्यूज देता, तो फिर हम 3 डालते। तो अगर हम टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा ऐड करके? 28। ये बन गया आपका 28, 13 और ये 10 हो गया 23, 28। तो 28 × 2 तो मतलब आपका 56 आंसर हो जाएगा। सो 28 ऑर्बिटल्स इंटू 2 इलेक्ट्रॉन इन ईच, 56। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉर ब्लैक बॉडी ए। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर ये क्वेश्चन है और आपको इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बना करके दिया हुआ है और उसके बेसिस पे जज करना है कि ये जो 3 कर्व हैं इसमें से ए वाला कौन सा है। तो कैसे जज करेंगे? देखिए हमें पता है, ये हमने ऑलरेडी ब्लैक बॉडी में डिस्कस करा हुआ है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जानते हैं कि लैम्डा मैक्स जो होता है, इनफैक्ट यहाँ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम यूज कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम बना हुआ है, इफ यू पे अटेंशन। तो लैम्डा मैक्स जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है, विच इज नथिंग बट V/T टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यहाँ ऑब्वियसली केल्विन होगा। V आपका वीन्स कांस्टेंट हो गया, जिसकी वैल्यू लगभग होती है 2.89 × 10⁻³ मीटर केल्विन। ये इसकी वैल्यू होती है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज करके। जो वीन्स कांस्टेंट होता है उसमें दैट इज 2.89 × 10⁻³ मीटर पर केल्विन। अब तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में,
तो आप ये जानते हैं एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है कि टेम्परेचर जब आपका ज्यादा होता है तो लैम्डा मैक्स यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं वो क्या होता है, कम होता है। तो ये एक बॉडी दी हुई है जो 5800 केल्विन पर, उसके बेसिस पे से जज करना है। तो वी विल जज विद दिस। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा मैक्स हमें पता चल जाएगा यहां से। सो वी हैव B as 2.89 into 10⁻³ अपॉन T, और टेम्परेचर आपको दिया है 5800। इसको थोड़ा बेटर कर लेते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन 2.89 को अगर आप 2.9 मान लेंगे तो हमारे लिए इजी रह जाएगा। तो यह 2.9 इंटू इसको कर लेते हैं 10⁻⁵ अपॉन ये आ जाएगा 58। सो वी हैव डेसिमल है, या और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 29 अपॉन 58 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये 1/2 बैठेगा इंटू 10⁻⁻6, या हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर बना। राइट, मीटर में है, ये हमने लिया मीटर केल्विन। तो अब जब हम इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 500 नैनोमीटर। तो इसके बेसिस पे हम जज कर लेंगे कौन सा वाला ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए ग्राफ होगा जो 500 नैनोमीटर, जहां पे आपका पीक आ रहा है इस टेम्परेचर पे, वो पीक कहां पे आ रहा है 500 नैनोमीटर पे। तो एक सिंपल सा एप्लीकेशन था। तो ये ग्राफ में हम जानते हैं ऑलरेडी, इस तरह ग्राफ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे लैम्डा मैक्स आपका क्या होता है, घटता चला जाता है, जो पीक आती है उसमें। बट फ्रीक्वेंसी के केस में ऑब्वियसली वो इंक्रीज करता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी लैम्डा के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर आप प्लॉट करेंगे तो वो आगे की तरफ शिफ्टेड होगा जैसे जैसे टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर ज्यादा मतलब म्यू मैक्स जो होगा दैट विल बी मोर। तो खैर ये ग्राफ के बेसिस पर हमने जज कर लिया। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये आप छोटी सी एक बात याद कर सकते हैं, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इसको बोला जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। So they have given in the Rutherford scattering experiment the number of alpha particles scattered at an angle theta equal to 60 degrees 36 per minute, the number of particles per minute scattered at an angle theta equal to 90 degree। देखो रदरफोर्ड ने जो अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पर कुछ रिजल्ट्स उसने डिफाइन करे थे, उसमें से काफ़ी बातें आप जानते भी हैं। कुछ और बातें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जिनको आप याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल किसके प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल एट सम एंगल थीटा, थीटा को हम स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू, ऑब्वियसली वो फॉर्मूला हम पूरा नहीं लिखेंगे बट हमें ये आइडिया होना चाहिए कि किन किन चीजों पे वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो जैसे इट इज प्रोपोर्शनल टू एन डैश, मैं पहले लिख देता हूं फिर बता देता हूं। एन डैश हो गया, एन हो गया, टी हो गया, थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है, थिकनेस ऑफ द टारगेट, टी स्टैंड्स फॉर थिकनेस ऑफ टारगेट। एन डैश हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आ रहे हैं उस पर टारगेट पर, जो भी आपकी थिन गोल्ड लीफ है उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो दैट इज एन डैश। एन होता है यहाँ पे एटॉमिक डेंसिटी, कहने का मतलब है जो आपका जो टारगेट है उसमें एटम्स कितने प्रेजेंट हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और टी आपका हो गया थिकनेस ऑफ द टारगेट। तो ध्यान रखिएगा टी थिकनेस ऑफ द टारगेट है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, थिकनेस ऑफ टारगेट, मतलब जैसे गोल्ड लीफ हो गई आपकी। एन हो गया नंबर, एक मिनट इसको इधर बता देता हूं, एन आपका हो जाएगा सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन टारगेट, मतलब टारगेट हो गया गोल्ड लीफ जिसपे आप टारगेट कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल को, और अल्फा पार्टिकल्स आपके क्या हो गए जो उस पे आकर के स्ट्राइक कर रहे हैं। एन डैश हो गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो आपने उस पर फेंके हैं, जो आ रहे हैं उसके पास। जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, जेड हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट, तो वो भी मैं यहां मेंशन कर देता हूं, जेड इज एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट। तो इस पे इनफैक्ट
कई तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वो गोल्ड लीफ ले ले और कोई मटेरियल यूज कर ले और उस पर टारगेट बनाए, उससे वो कंपेयर कराए। तो ये वाला क्वेश्चन लोगों को पता ऑलमोस्ट पता होता है, क्योंकि अभी हम देखेंगे थीटा के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। बट ये मैंने पर्पसली बताया है कि अगर वो क्वेश्चन में वेरिएशन करेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे। और बाकी आपको पता ही है चार्ज के भी प्रोपोर्शनल होगा, जो अल्फा पार्टिकल पे जो पार्टिकल आप थ्रो कर रहे हैं उसके स्क्वायर के चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, जैसे गोल्ड की न्यूक्लियस है तो उसके चार्ज के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे मैं Q1 Q2 स्क्वायर लिख रहा हूं। तो Q1 क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ जो भी पार्टिकल आप थ्रो कर रहे हैं न्यूक्लियस पर, और Q2 हो जाएगा चार्ज इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, और ये हो गया किसका, जिस पे हम टारगेट कर रहे हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर के और आर स्क्वायर के, और यहां पे और आता है साइन रेज टू 4 थीटा बाय 2। अब काइनेटिक एनर्जी तो आप समझ ही गए, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी फॉर द अल्फा पार्टिकल, उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें जो क्वेश्चन आर जो होता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट और एमिटर, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। और थीटा आपको पता ही है, थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी बात हो रही है, जो भी पार्टिकल्स आप फेंक रहे हैं, तो हम अल्फा पार्टिकल ही मैं लिख देता हूं, तो आपके लिए याद रखना आसान रहेगा। और आर जो आपका हो गया दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट, मतलब जो टारगेट जहां पे वो स्ट्राइक कर रहा है, और एमिटर मतलब जो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है। थीटा आपका स्कैटरिंग एंगल है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब इस पे बहुत सारे वेरिएशन बन सकते हैं, सो दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस्ड। तो ये रदरफोर्ड ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट के थे फॉर्मूला दिया था। आई होप आई हैव रिटन इट करेक्टली। अब यहां पे थीटा के बेसिस उसने पूछा हुआ है, तो हम उसी को यूज कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स नंबर ऑफ, यहां पे n क्या हो गए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो आपके क्या कर रहे हैं, स्कैटर्ड कर रहे हैं, जब वो जहां पर स्कैटरिंग एंगल थीटा है। तो बस यहां से हम बोल सकते हैं, बाकी कांस्टेंट्स होंगे। तो n थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज टू 4 थीटा बाई 2, ये आपको दिया हुआ है। अब सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यहां पे उसने बोला है द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थीटा इज 36 पर मिनट। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 36 अपॉन, और उसने पूछा होगा द नंबर ऑफ अल्फा स्कैटर्ड एट एंगल 90 डिग्री, तो हम उनको बोल देते हैं x, और यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट्स कैंसिल हो जाएंगे इफ यू डिवाइडेड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 डालेंगे, तो दिस विल बी साइन 4, और ये आ गया आपका 90 अपॉन 2, दिस इज व्हाट यू विल डू। और ऐसे ही इसके लिए 36 के लिए एंगल कितना था, साइन 4, और ये हो जाएगा कितना, 60 बाय। अब यहां से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थीटा की वैल्यूज डाल दिए, साइन 45 की वैल्यू डाल करके 4 कर दीजिए, ऐसे ही इसकी साइन 30 की वैल्यू डाल करके आप क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजी सा क्वेश्चन है, बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी कि ये क्वेश्चन सब भी ऐसे देखने को मिल जाते हैं, इन केस अगर वो थिकनेस चेंज कर दे, या इन केस अगर वो z जिस पे वो टारगेट कर रहा है वो चेंज कर दे, तो हम कैसे करेंगे, या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन टारगेट उस पे वो क्वेश्चन बना दे तो कैसे करेंगे। तो ये याद रखिएगा, इनके लिए स्क्वायर हो गया, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दे और फिर वो आपसे पूछे कि उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो फिर इस तरह हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लेंगे। सो दिस वॉज क्वेश्चन ऑन रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। विद दिस आई विल वाइंड अप। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, और जरूर डेफिनेटली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी विच विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।